and most welcome, my dear students, sisters and brothers. मेंडेलियन जेनेटिक्स के पार्ट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और ये CSIR के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के टॉपिक्स को अब डिस्कस कर रहे हैं सीरीज में। हमें जहां तक हमने अभी तक पढ़ा तो क्लासिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करें या मेंडल के जो जेनेटिक्स की जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो क्वालिटेटिव होते हैं, यानी वो क्वालिटी बेस्ड होते हैं। उनको आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। याद रखेंगे वहां एक या मुश्किल से 2 जीन इन्वॉल्व होते हैं एक्सप्रेशन में, तो बहुत आसानी से उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में आप देखते हैं कि कई लोकस, कई जीन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये सब मिलकर प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इस पे डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से, बट you must know the topic easily and you must have a particular knowledge about the topic। कभी अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन, जो लोग अभी भी द कोशिका ऐप पे मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके द कोशिका टाइप करें, आपको मिल जाएगा इसी तरह के सिंबल का एक लोगो, उसको आप डाउनलोड करें और मुझसे कनेक्ट हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस एनालिसिस एंड हेरिटेबिलिटी। तो आज हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में ट्रेट लोकस एनालिसिस को डिस्कस करेंगे और हेरिटेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट होगा 100%, और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं हुए हैं आज तक, बट ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाए। तो चलिए आराम से इसको, जो लोग देखना नहीं चाहते हैं वो ऑडियो बुक की तरह इसे सुन भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस एनालिसिस। ठीक है बेटा, व्हाट इज क्वांटिटेटिव ट्रेट? क्वांटिटेटिव ट्रेट वो है ऐसे ट्रेट जो एक से ज्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। दैट ऑल द ट्रेट्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स आर द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। अब उनके लोकस की एनालिसिस, यानी जो जीन किस किस लोकेशन पर प्रेजेंट है, किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, जब इसकी एक हम पर्टिकुलर एनालिसिस करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस एनालिसिस। Am I clear? Okay. Quantitative traits are controlled by many genes. The regions within genomes that contains genes associated with a particular quantitative trait are known as quantitative trait locus, और इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं QTLs, LS है ना, QTLS। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले इसका मतलब है कि वो क्या है, वो है एक ऐसा लोकस जहां पे क्वांटिटेटिव ट्रेट की पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट होंगी। क्लियर हो गया बच्चों? गुड। तो ऐसा रीजन, देखिए ये जो लाइन आपने पढ़ी, द रीजन्स विद इन जीनोम्स दैट कंटेन जीन एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव ट्रेट, है ना। इसका मतलब कि किस अपने जीनोम में, यानी हमारे जीनोम में एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया या रीजन है ना, क्षेत्र, जहां पर कि ऐसे जीन प्रेजेंट हो जो क्वांटिटेटिव ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो ऐसी लोकेशंस को, ऐसे लोकस को हम क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस कहते हैं, और शॉर्टकट में से को हम QTL कहते हैं, है ना। याद रखना इसका फुल फॉर्म QTL का होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस। सो QTL analysis is a statistical method. What is this? This is a statistical method that links two types of information. कौन कौन से 2 तरह की इंफॉर्मेशन होंगे? phenotypic data यानी ट्रेट मेजरमेंट, एंड सेकंड क्या होगा, जीनोटाइपिक डेटा, यूजुअली मॉलिक्यूलर मार्कर्स। तो QTL क्या है? एक तरह की एनालिसिस है। QTL एनालिसिस इज अ
स्टैटिकल मेथड जिसमें दो तरह के इंफॉर्मेशन को हम पता करने की कोशिश करते हैं, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक डेटा, इन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन इन कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स। तो ये ध्यान से समझिएगा कि QTL है ना, QTL को हम इतना समझने के लिए परेशान क्यों हैं, है ना, इस तरह के ट्रेट लोकस को हम आइडेंटिफाई क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मान लीजिए कि कहीं पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रेट हो, है ना, मतलब अजीब पैटर्न के साथ, अजीब वेरिएशंस और बिहेवियर के साथ ये आपको देखने को मिल रहा है। तो अजीब वेरिएशंस और अलग अलग वैरायटीज में देखने को मिलता है। तो नॉर्मल जो समझ बूझ होती है उस हिसाब से हम कहते हैं कि यहाँ पे एनवायरनमेंट के इफेक्ट भी हो रहे हैं, फलाने ढमाके, है ना। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं जेनेटिक इफेक्ट तो होगा। तो वो जो जेनेटिक इफेक्ट है जिसकी वजह से ये वेरिएशन क्रिएट हो रहा होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव ट्रेट की हम बात कर रहे हैं, उसका जेनेटिक बेसिस समझने के लिए ही क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस की एनालिसिस करते हैं हम लोग, है ना। जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक डेटा इकट्ठा करते हैं वो इसीलिए हम करते हैं ताकि हम समझ पाएं कि ये जो वेरिएशन क्रिएट हो रहा है जेनेटिक बेसिस उसका क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्रेट में जो वेरिएशन आ रहे हैं उसका जेनेटिक बेसिस क्या है। ठीक है, ओके, गुड, वेरी गुड। नाउ इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ QTL एनालिसिस, यानी जो क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस एनालिसिस है, उसको कंडक्ट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, हमें दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट, फर्स्ट, 2 और मोर स्ट्रेन्स, 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रेन्स ऑर्गेनिज्म की होनी चाहिए, 2 और मोर स्ट्रेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट differ genetically with respect to the trait of interest। जिस ट्रेट को हम पढ़ना चाहते हैं, जो हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, उस ट्रेट की बात हो रही है, तो उसकी जेनेटिक वेरिएशंस हमें देखने को मिले। ऐसे ऑर्गेनिज्म के 2 या 2 से ज्यादा ट्रेट हमारे पास, स्ट्रेन्स कह सकते हैं, स्ट्रेन्स हमारे पास हों, ताकि हम उस ट्रेट को स्टडी कर पाएं। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो पहली चीज तो यही है, जो 2 चीजें जरूरी है QTL एनालिसिस के लिए, उसमें से पहली चीज तो आपकी ये है। सेकंड क्या हमारी रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी सिलेक्शन ऑफ जेनेटिक मार्कर्स, यानी पर्टिकुलर जेनेटिक मार्कर्स का सिलेक्शन भी बहुत रिक्वायरमेंट, वो एक एसेंशियल फिनोमेना है, रिक्वायर्ड फिनोमेना है। पता चला हमने मार्कर ही गलत सिलेक्ट किया है तो हमारी एनालिसिस हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगी, कभी भी राइट पाथवे को फॉलो नहीं कर पाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या करें बेटा, मार्कर्स का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के, बहुत सावधानी से करें। हालांकि कई बार एक्सपेरिमेंट में ऐसा भी पॉसिबल है कि हमने गलत मार्कर को यूज कर दिया, रॉन्ग टाइप ऑफ मार्कर विल बी यूज्ड। तो ऐसे में क्या होगा कि रिजल्ट कुछ और ही आएगा, फिर हमें मार्कर को अलग से चूज करना होगा। तो एक मेथड होता है एक्सपेरिमेंट में, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, और ये तब किया जाता है जब बिल्कुल ही अननोन क्वांटिटी होती है। तो ये क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं, पार्ट ए में भी कई बार पूछ लेता है ना, कि आपकी अप्रोच देखें, आप रिसर्च के किस कंडीशन में आप रिसर्च करने लायक हैं भी कि नहीं, है ना। तो वहां पे कई बार हिट एंड ट्रायल के बारे में पूछते हैं। तो हिट एंड ट्रायल हमेशा याद रखेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वालिटी, अननोन थिंग्स, क्योंकि वहां पे आपको नोन नहीं है। तो किसी एक क्राइटेरिया को आपको फिक्स मानना होता है और उसी पे आपको ट्राई करना है। हिट करेंगे, ट्रायल होगा, सक्सेस हुआ तो ठीक, नहीं तो क्राइटेरिया चेंज करके दूसरे पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जहां पे कुछ फैक्टर्स नोन हैं, पहले से पता है कि ये जीन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो हमारा एरिया डिफाइन हो गया, फिर उस हिसाब से हम वर्क करते हैं। तो जेनेटिक मार्कर भी इसी का एक हिस्सा आता है, सिलेक्शन ऑफ जेनेटिक मार्कर्स, यानी जेनेटिक मार्कर को सोच समझ के आपको सिलेक्ट करना, वरना आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, रिजल्ट 0 ही रहेगा।
DNA markers are preferred. DNA markers are preferred for genotyping because these markers are unlikely to affect the trait of interest. तो डीएनए मार्कर्स का यूज हम क्यों करना चाहते हैं ऐसी स्टडी में? क्योंकि डीएनए मार्कर्स किसी भी जो कहते हैं ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, उसमें से किसी भी ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये अफेक्ट नहीं करते, प्रभावित नहीं करते हैं, और साथ में ये लोकेशन भी शेयर कर देते हैं, यानी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में अच्छा मदद करते हैं, जीनोटाइपिंग करने में अच्छी मदद करते हैं। कौन? डीएनए मार्कर्स। इसीलिए हम डीएनए मार्कर्स का यूज करते हैं। सेवरल टाइप ऑफ मार्कर्स आर यूज्ड। कई तरह के मार्कर आज हमने डेवलप कर लिए हैं, उसका हम यूज करते हैं, इंक्लूडिंग, अब आपको कुछ मार्कर के नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNPs, ये आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, है ना? तो बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका यूज होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड है सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, जिसको SSR कहा जाता है। ये वर्ड सब आप लोगों ने मॉलिक्यूलर में और आपने वहां पे पढ़ा होगा, बायोटेक में पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत यूज होते हैं। सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स को माइक्रो सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। माइक्रो सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छे मार्कर्स माने जाते हैं, छोटी छोटी प्रोबिंग के लिए बहुत यूज होते हैं। तो सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स। इसके अलावा आपको पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका बहुत यूज होता है, किसका? RFLP, है ना? RFLP इसका डीएनए फिंगरप्रिंट में आपने खूब यूज किया होगा, एलेक्स जेफरस ने भी खूब यूज किया था इसका। इसका फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है बच्चों? तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज शॉर्टकट्स एंड फुल नेम्स, ओके? नाउ टू कैरी आउट द QTL एनालिसिस, द पेरेंटल स्ट्रेन आर क्रॉस्ड। जो भी पेरेंटल स्ट्रेन हमने लिया है उसको क्रॉस किया जाता है, ओके? रिजल्टिंग इन द हेटेरोजाइगस F1 जो होगा हेटेरोजाइगस होगा, जैसा कि एक नॉर्मल रिजल्ट हमें पता ही है ना, कि दो होमोजाइगस पेरेंट्स को जब हम क्रॉस कराते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो उसका रिजल्ट जो F1 का होता है वो हमेशा हमें हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो बिल्कुल वैसा ही होगा, रिजल्टिंग इन द F1 विच इज हेटेरोजाइगस, F1 heterozygous individuals, and these individuals are then crossed, यानी सेल्फिंग की जाएगी। फाइनली द phenotypes and genotypes of the derived F2 population are scored। मतलब स्कोर्ड का मतलब यहाँ पे स्कोरिंग करना, मतलब इनकी नंबरिंग करना, है ना? अब इसको हम कैटेगराइज करेंगे, नंबर में अलग अलग डेटा में बांट लेंगे, ठीक है बच्चों? Good. So, finally, F2 population are now scored. Markers that are genetically linked to QTL influencing the trait of interest will segregate more frequently with trait values. More frequently का मतलब है ज्यादा अमाउंट में, है ना भाई? अब हमने QTL इन्फ्लुएंस करने वाले जो क्या बोलते हैं अपने मार्कर से हमने यूज किया है, तो जायज सी बात है मार्कर का कुछ न कुछ अलग से प्रभाव होगा। प्लस हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पता है, तो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में जो डीएनए मार्कर्स वगैरह हमने यूज किए हैं उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, तो हम आसानी से उसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे, क्योंकि वो आसानी से ज्यादा फ्रिक्वेंटली सेग्रीगेट हो पाएंगे, ठीक है? लार्ज और स्मॉल एग साइज इन आवर एग्जाम्पल, जो यहां पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, वेयर अनलिंक्ड मार्कर विल नॉट शो अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन विद phenotype. A principal goal of QTL analysis has been to answer the question of
whether phenotypic differences are primarily due to a few loci with fairly large effects or to many loci each with minute effect. सबसे जो कहते हैं बर्निंग जो आंसर्स होते हैं वो यही हैं, मतलब यही पता लगाने की हम कोशिश करते हैं। QTL एनालिसिस का जो मेन हमारा एम है, प्रिंसिपल गोल जिसको हम कह रहे हैं, मेन एम वो यही पता लगाना है, इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाना है ना। क्या क्वेश्चन कि जो फिनोटाइपिक डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो थोड़े से लोकाई के जो जीन है वो मिलकर के लार्ज इफेक्ट या फेयर इफेक्ट, फेयरली लार्ज इफेक्ट पैदा कर रहे, उसकी वजह से हो रहा है, या बहुत ढेर सारे जो जीन के लोकस हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके फिनोटाइपिक चेंजेस ला रहे हैं। इसी को पता लगाने के लिए हम QTL एनालिसिस करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि क्या कहते हैं 5 to 8 जीन्स इन्वॉल्व हों, और 5 to 8 जीन के इन्वॉल्व होने से ही एक बढ़िया फिनोटाइपिक वेरिएशन देखने को मिल रहा हो, फिनोटाइपिक वेरिएशन देखने को मिल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि 20 जीन्स इन्वॉल्व हों और इनकी वजह से फिनोटाइपिक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो 5 to 8 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो QTL एनालिसिस इसीलिए किया जाता है, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो QTL एनालिसिस है उसमें जो फिनोटाइप रिस्पॉन्स दिख रहा है वो 5 to 8 की वजह से रिस्पॉन्स दिख रहा है या 20 जीन का रिस्पॉन्स है। 5 to 8 जीन का रिस्पॉन्स है या 20 जीन का रिस्पॉन्स है। अब समझ में आया? तो इसी को हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया ना बेटा? ठीक, यही हमारा मेन एम है QTL एनालिसिस का। दिस इज द मेन एम टू परफॉर्म द QTL एनालिसिस। Am I clear? Good. It appears that a substantial phenotypic variation in many quantitative traits can be explained with few loci of large effect, है ना। अब तक जितनी भी QTL एनालिसिस की गई हैं उसके मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है कि जो क्या बोलते हैं कुछ जीन लोकाई हैं जैसे 3 to 5 या 3 to 8, आप ये कह सकते हैं, या 5 to 8 कहिए, 5 to 8 जो जीन है ना, इनकी लोकाई मिल करके फेयरली लार्ज प्रभाव डालते हैं, फेयरली लार्ज इफेक्ट डालते हैं, जिससे कि फिनोटाइपिक वेरिएशन होता है, जिससे कि क्या होगा बच्चों, फिनोटाइपिक वेरिएशन होगा। समझ में आ गया? तो फिनोटाइपिक वेरिएशन इसकी वजह से होता है। ठीक, अभी तक के जितने भी QTL एनालिसिस हैं उससे हमारा यही अंदाजा हुआ है। ओके बच्चों, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी QTL एनालिसिस में कुछ ऐसे भी हमने वेरिएशंस देखे हैं जिसमें खूब ढेर सारे जीन एक साथ मिलके इफेक्ट कर रहे हैं और उन सब ने इक्वल अपना योगदान किया है। तो आप कह सकते हैं कि स्मॉल इफेक्ट प्रोवाइड किए हैं, न्यूमरस लोकाई विद स्मॉल इफेक्ट। तो दोनों ही तरीके हैं, बट मैक्सिमम जो हमने पाया QTL एनालिसिस के थ्रू कि मतलब 5 to 8 के जीन के आसपास यानी अ फ्यू लोकाई विद फेयरली लार्ज इफेक्ट विल प्रोड्यूस फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक वेरिएशंस। ठीक है बेटा, खासकर फिनोटाइपिक वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो इसको मैं फिर से एक बार रीड करता हूं, ध्यान से सुनिए। It appears that a substantial phenotypic variation in many quantitative traits can be explained with few loci of large effect, with the remainder due to the numerous loci of small effect। क्लियर हो गया? यानी अक्सर QTL एनालिसिस में मैंने कहा ना कि मैक्सिमम QTL एनालिसिस में आपने क्या देखा कि जो क्वांटिटेटिव ट्रेट
में हम फिनोटाइपिक वेरिएशन की बात कर रहे हैं, वो कुछ लोकाई ही मिलकर के लार्ज इफेक्ट पैदा करते हैं रेदर देन कि न्यूमरस लोकाई मिलकर स्मॉल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करें। क्लियर हो गया ना? तो QTL एनालिसिस इतना ही था, इतना ही आपको डिस्कस करना था। अब आगे हम बढ़ते हैं एक नया टॉपिक पे, और यह नया टॉपिक है हेरिटेबिलिटी। ठीक है, तो हेरिटेबिलिटी भी इसी से जुड़ा है। अगर हम QTL एनालिसिस कर रहे हैं और हेरिटेबिलिटी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो भी गड़बड़ है, इसलिए इस टॉपिक को साथ में ही हम स्टडी करते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस वगैरह को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हेरिटेबिलिटी को शुरू करते हैं। ओके, phenotypes that vary between the individuals in a population are caused by both environmental factors and genetic factors as well as variation या various interaction between genes and environmental factors। ठीक है ना? मतलब कि ऐसा नहीं है कि फिनोटाइप्स जो अलग अलग तरह के दिख रहे हैं किसी एक चीज की वजह से वो बन गए हैं, है ना? अगर ऐसा होता है तो वो क्वालिटेटिव हो जाता है, नॉर्मली जो मेंडल के क्लासिकल थियरीज में देखने को मिलती हैं। बट हमें पता है नेचर बहुत ही डिफरेंट है। मैं जब आपको एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ तब भी समझाता हूँ कि एनिमल फिजियोलॉजी में जो आप पढ़ रहे हो कि ये स्टेप होता है, फिर इसके बाद ये होता है, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज है, बुक में जो लिखा है, लेकिन रियलिटी में फिजियोलॉजी सबकी डिफर करती है। हाँ, पैटर्न सेम हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि जो चीज लिखा है एकदम सेम टू सेम वैसा ही हो। ठीक उसी तरह से रियलिटी में जो आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये तो वो जेनेटिक्स है जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज हो पाई है, बट रियलिटी में बहुत ही ज्यादा वेरिएशन और वैरायटीज देखने को मिलती है नेचर में। इवन एक ही फैमिली के अंदर अगर बहुत सारे इंडिविजुअल रह रहे हो, जैसे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन है, एक ही घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो सबके अंदर थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग तरह के एडेप्टेशन को शो करते हैं। या तो सबको एक जैसा एनवायरनमेंट देंगे तब भी उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो ये किस लिए हो पा रहा है? इसी फिनोमेना की जब हम कंप्लीट स्टडी करने की कोशिश करते हैं, सो दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज हेरिटेबिलिटी, है ना? ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो जेनेटिक फैक्टर्स में वेरिएशंस को समझाने की कोशिश करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे ही इसको। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं, अब आपको आसानी से समझ में आएगा कि फिनोटाइप्स दैट वेरी बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन या इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल के फिनोटाइप्स में जो डिफरेंसेस हैं, वेरिएशंस हैं, दीज आर कॉज्ड बाय बोथ एनवायरमेंटल एज वेल एज जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है ना? यानी जीन और एनवायरमेंट मिलके भी कर सकते हैं, और जीन और एनवायरमेंट का आपस में इंटरेक्शन होने के बाद भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, एनवायरमेंटल फैक्टर भी प्रभावित करता है और जेनेटिक फैक्टर भी, ये दोनों अलग अलग रूप से प्रभावित करते ही करते हैं। इसके अलावा कई बार किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट में जाने पर जो जीन है वो अलग तरह से बिहेव करते हैं, जबकि किसी दूसरे एनवायरमेंट पे जाने पे सेम जीन दूसरे तरह से बिहेव करते हैं। तो एक ही जीन अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब हेरिटेबिलिटी के एक छोटे से डेफिनेशन को पहले आप समझिए, फिर इस डिस्कशन को हम कंप्लीट करेंगे। हेरिटेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स how much of variation in a trait is due to variation in genetic factors। यानी हेरिटेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें साफ सुथरा ये समझाने की कोशिश की जाती है कि अगर किसी ट्रेट में वेरिएशन हो रहा है तो वो वेरिएशन जेनेटिक फैक्टर की वजह से कितना है। बाकी फैक्टर तो ठीक है कि प्रभावित करते हैं, लेकिन उस वेरिएशन में जीन का कितना पार्टिसिपेशन है। तो जब हम जेनेटिक फैक्टर्स की स्टडी करती हैं, वेरिएशन इन जेनेटिक फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, तब हम कहते हैं क्या कि ये हेरिटेबिलिटी है। इसी
इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम हेरिटेबिलिटी कहते हैं। Often this term is used in reference to the resemblance between parent and their offspring, है ना। यानी हेरिटेबिलिटी को हम ज्यादा फ्रिक्वेंटली कहाँ यूज करते हैं, तो वो जब पेरेंट के साथ उनके ऑफस्प्रिंग का हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। जो पिछली पीढ़ी है यानी पेरेंट जनरेशन है, जब उसका हम अगली पीढ़ी यानी F1 या उसके बाद जो होंगे F2 या उनके बाद जो होंगे F3 या उसके बाद जो होंगे F4, तो जब हम अगली पीढ़ियों से कंपेयर करते हुए चलते हैं, ठीक है, तो इसी में हम भाई अब कोई एक पर्टिकुलर जीन है, जैसे किसी की आंखें ब्राउन हैं, है ना, या मदर की आंखें ब्लू हैं, तो हम चेक करेंगे ना कि पेरेंट की आंखें तो ब्लू है, तो क्या बच्चे की आंखें भी ब्लू हो रही हैं कि नहीं। तो यही क्या होगा जब हम कंपैरिजन करते चलते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कि हेरिटेबिलिटी की प्रोसेस कैसी है, हेरिटेबिलिटी के चांसेस क्या हैं, है ना, यानी प्रभाव कितना है, जेनेटिक फैक्टर कितना प्रभावित हो रहा है या वेरिएशन कितनी आ रही है। दिस इज सिंपली कॉल्ड हेरिटेबिलिटी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हाई हेरिटेबिलिटी implies a strong resemblance between parent and offsprings with regard to the specific trait। समझ में आया। तो अगर हम पेरेंट और उनकी ऑफस्प्रिंग्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हेरिटेबिलिटी हाई यानी ज्यादा अच्छी हेरिटेबिलिटी का मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि पेरेंट जनरेशन में जो भी जीन आसानी से जीन के फैक्टर्स या जीन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसको आपने जाना है, जिसको स्टडी किया है, ठीक वही सीक्वेंसेस आपको ऑफ स्प्रिंग में भी देखने को मिले, ठीक वैसे ही कैरेक्टर्स, वैसे ही फैक्टर्स आपको कहां देखने को मिले, तो F1 में देखने को मिले या ऑफ स्प्रिंग में देखने को मिले। अगर ज्यादा अच्छे अमाउंट में रिजेंबलेंस हो रहा है पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग में, जो स्पेसिफिक ट्रेट हम पढ़ना चाहते हैं उसकी रिजेंबलेंस बहुत अच्छे से हो रही है, इसका मतलब कि हेरिटेबिलिटी का जो फैक्टर है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत हाई हेरिटेबिलिटी है। समझ में आया ना, गुड। वाइल लो हेरिटेबिलिटी implies a low level of resemblance। तो बहुत ही सिंपल हो गया, मेरे ख्याल से हेरिटेबिलिटी आसानी से आपको समझ में आ गई है। सो देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस ऑन द एग्जैक्ट मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, मुझे लगता है कि ऊपर वाले को आप समझ गए हैं, तो यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर विद द हेरिटेबिलिटी। आप किसी भी मिसकॉन्सेप्शन या फर्जी एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, परेशान नहीं होंगे। नाउ हेरिटेबिलिटी इज नॉट द प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप दैट इज जीनोटाइप। याद रखेंगे, ये कोई फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो या प्रोपोर्शन नहीं है, याद रखेंगे। हेरिटेबिलिटी जीन रिलेटेड फिनोमेना है। पेरेंट के अंदर जो जीन है उसका इंटरेक्शन, उसका इन्फ्लुएंस along with environmental factor पेरेंट जनरेशन में क्या है और उसकी ऑफस्प्रिंग में क्या है, इसके एक्सटेंट को हम समझने की, उसकी जो प्रभावितता है या उसको क्या कहते हैं, हिंदी छोड़िए, हिंदी बहुत ही कठिन हो जाती है, तो उसकी जो रिजेंबलेंस है, उसकी जो क्या होते हैं, आप कह सकते हैं डिफरेंसेस हैं, जब उसको हम स्टडी करते हैं, ये हेरिटेबिलिटी है। ना कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो हम चेक करने की कोशिश करें कि फिनोटाइप और जीनोटाइप या क्या कहते हैं जेनेटिक और फिनोटाइपिक जो रेशियोज बन रहे हैं उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। नो, दिस इज नॉट द केस। ओके, सो हेरिटेबिलिटी इज नॉट द प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप दैट इज जेनेटिक rather than proportion of phenotypic variance and that is due to the genetic factors। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर्स का ज्यादा रोल होगा हेरिटेबिलिटी में। अब यहाँ पे हेरिटेबिलिटी 2-3 हिस्सों में हम अक्सर बांट के पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें से पहला जो क्या कहते हैं
हेरिटेबिलिटी का सीक्वेंस, मतलब एक आप कह सकते हैं कि ये सेंस है कि इस सेंस में हम पढ़ेंगे, वो है ब्रॉड सेंस एंड नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। नाम से ही पता चल रहा होगा, एक जगह ज्यादा इंक्लूसिवनेस होगी, दूसरी जगह कम इंक्लूसिवनेस होगी। ठीक है, तो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, इसको एच स्क्वायर आप लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल एच स्क्वायर। ठीक है, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी रिफ्लेक्ट्स ऑल पॉसिबल फिनोटाइपिक वेरिएंस ड्यू टू द जीनोटाइप। तो ब्रॉड है ना, ब्रॉड है तो ब्रॉड में क्या होता है, सब कुछ इन्वॉल्व होता है, बहुत ढेर सारे इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए तो इसका नाम ब्रॉड है, नहीं तो भाई नैरो होता है ना। तो ब्रॉड का सिंपल सा मतलब ये कि जहां ज्यादा से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हों, जहां मैक्सिमम चीजों को हम इन्वॉल्व करें। ठीक है बेटा, तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। चलिए अब इस एच स्क्वायर को समझने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा कॉपी पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए। ठीक, नेक्स्ट, तो ये जो एच स्क्वायर है, अब आ जाते हैं एच स्क्वायर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज एच स्क्वायर, तो ये है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू वी जी अपॉन वीपी। नाउ व्हाट इज वीजी एंड वीपी, ये भी मैं लिख देता हूं। जी का मतलब है जीनोटाइपिक और पी का मतलब है फिनोटाइपिक, है ना, एंड वी मतलब सिंपल है, वेरिएंस की बात हो रही है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक वेरिएंस एंड दिस इज व्हाट सिंपली phenotypic variance। ठीक है बच्चों, जीनोटाइपिक वेरिएंस एंड फिनोटाइपिक वेरिएंस। तो एच स्क्वायर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो कभी, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे लिखिए, फिनोटाइपिक वेरिएंस, phenotypic variance, that is you can say that VP, है ना। phenotypic variance is due to the sum of three components, सम ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे भाई? पहला एनवायरमेंटल वेरिएंस, एनवायरमेंटल वेरिएंस, एनवायरमेंटल वेरिएंस लिख लिया। सेकंड लिखिए जीनोटाइपिक वेरिएंस, हो गया। एंड थर्ड वेरिएंस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ environment and जीनोटाइप। ठीक है ना, तो यहां पे VG क्या इंडिकेट कर रहा है, ये है इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट, है ना, इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट। नोट कर लिया बेटा? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। गुड। नाउ जीनोटाइपिक वेरिएंस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू
genotypic variance can be further divided into 3 subcategories. पहला होगा इसमें एडिटिव दूसरा होगा डोमिनेंस और तीसरा होगा एपिस्टैटिक वेरिएंस। ठीक है, तो जीनोटाइपिक वेरिएंस 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है ना। तो आप कह सकते हैं कि दिस जीनोटाइपिक वेरिएंस इज द सम ऑफ ऑल दीज 3 टाइप ऑफ वेरिएंसेस, है ना। देन इट इज इक्वल टू VG इज इक्वल टू VA दैट इज एडिटिव प्लस VD दैट इज डोमिनेंस प्लस V एपिस्टेसिस के लिए क्या कहते हैं हम लोग, I लिखते हैं ना, VI। नोट कर लो बच्चों। है ना, यानी एडिटिव का मतलब भाई आप समझ पा रहे हैं ना कि VA मतलब एडिटिव वेरिएंस का मतलब वेरिएंस फ्रॉम एडिटिव जीन इफेक्ट्स। भाई एडिटिव का मतलब क्या है कि वेरिएंस, यहां पे जो मतलब लिखा है उसका सिंपल मतलब वेरिएंस फ्रॉम एडिटिव जीन इफेक्ट। तो उसी तरह से डोमिनेंस के लिए भी होगा, है ना, वेरिएंस फ्रॉम डोमिनेंस जीन एक्शन या जीन इफेक्ट। समझ में आ गया ना। ये जो डोमिनेंस कहते हैं वेरिएंस होगा, इट इज द वेरिएंस ड्यू टू डोमिनेंट जीन एक्शन या इफेक्ट। इसी तरह से एपिस्टेसिस वेरिएंस है ना, एपिस्टैटिक वेरिएंस फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलेलिक जीन्स। यही तो मतलब होता है ना। तो मैं लिख ही देता हूं, ये डोमिनेंस तो इजी है, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं, नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाए। लिख लीजिए वेरिएंस फ्रॉम इंटरेक्शन between non-allelic genes। ठीक है, नोट कर लिया सबने। गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिखिए द वैल्यू ऑफ हेरिटेबिलिटी always lies between 0 and 1। ठीक है, हेरिटेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही आती है। ठीक है, गुड। NH square value that approaches 1 यानी 1.0 यानी मैक्सिमम, that approaches 1 indicates that, क्या इंडिकेट करेगा भाई, 1 का मतलब तो मैक्सिमम हो गया ना। इंडिकेट्स दैट द एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव
The environmental conditions have had little impact on the phenotypic variance. समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए पहले, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हो गया बच्चे? ठीक है, तो देखिए, जब h स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 1 के बराबर हो जाए, इसका मतलब सिंपली क्या है कि यहां पे हेरिटेबिलिटी हाई है। हाई का मतलब भाई 1 है, मतलब लगभग 100%। हेरिटेबिलिटी बहुत हाई है, इसका मतलब कि जीन इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है, इज वेरी वेरी हाई, आप कह सकते हैं एक्सट्रीम है। ठीक है, एंड नो एनवायरमेंट इफेक्ट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो वेरिएशन कॉज हो रही है, वेरिएंस आपको देखने को मिल रहे हैं, वहां पर जीन का प्रभाव अधिक है, यानी हेरिटेबिलिटी हो रही है। हेरिटेबल कैरेक्टर्स जो आगे पीढ़ी में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, वो जीन की वजह से दिख रहे हैं, ना कि एनवायरमेंटल प्रभाव की वजह से। जो आपके प्रोडक्शन आपको हो रहा है, जो भी आप देख पा रहे हो प्रभाव, वो किसकी वजह से हो रहा है? जीन की वजह से। यानी एनवायरमेंट का इफेक्ट यहाँ पे बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर है। लेकिन अगर h की वैल्यू, h स्क्वायर की वैल्यू 0 पहुंच जाए तो इसका मतलब जीन का कोई प्रभाव ही नहीं है। जीन हैज नो इफेक्ट ऑन वेरिएंस, बल्कि इसका उल्टा हो जाएगा कि एनवायरमेंट ज्यादा से ज्यादा वहां पे काम कर रहा है। तो बिल्कुल ये नोट करने लायक बात है, लिख लीजिए इस चीज को बेटा। एन h स्क्वायर वैल्यू close to zero indicates that environment has been almost solely responsible for the observed phenotypic वेरिएशन। यानी जो फिनोटाइप में वेरिएशन होगा किस केस में? जब h स्क्वायर की वैल्यू क्लोज टू 0 होगी, उस केस का मतलब यह है कि जीन ने अपना कोई भी योगदान नहीं दिया, 0 है। हेरिटेबिलिटी यहां पे खत्म है, एक तरह से आप कह सकते हैं। उस केस में जो फिनोटाइपिक वेरिएशन आएगा वो एनवायरमेंट की वजह से आएगा। एनवायरमेंट अकेले, सोलेली का मतलब अकेले है ना, अकेले, एकला मानुष, अकेला है ना। तो एनवायरमेंट ने ही जो अपना प्रभाव दिखाया है, उसकी वजह से फिनोटाइप में वेरिएशन आ रहा है। यहां पे जीन का कोई रोल नहीं है जब h स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होगी या 0 के आसपास होगी। आसानी से समझ में आ गया? तो ये है क्या? ब्रॉड सेंस, अभी जो आप पढ़ रहे थे ये ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी था h स्क्वायर। ये क्या था बेटा? ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी था। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए, नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी।
नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। और इसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल h स्क्वायर। ब्रॉड होगा तो कैपिटल H स्क्वायर और नैरो होगा तो स्मॉल h स्क्वायर। हो गया बेटा, लिखिए नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी इंक्लूड्स it includes only that proportion of genetic variation that is due to additive genetic values है ना। एडिटिव जेनेटिक वैल्यूज मतलब VA की बात हो रही है, जो सिर्फ एडिटिव जेनेटिक वैल्यूज की वजह से हो उसको नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी कहते हैं। एडिटिव जेनेटिक वैल्यूज का मतलब जो एडिटिव जीन के इफेक्ट से वेरिएशन क्रिएट हो रहा था उसी को हम एडिटिव जेनेटिक वैल्यूज कहते हैं, ठीक। तो जहां पे सिर्फ एडिटिव जेनेटिक वैल्यूज की बात होगी उसकी वजह से जो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा वो होगा नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। क्या होगा बच्चों, वो होगा नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। दैट इज स्मॉल h स्क्वायर इज इक्वल टू VA अपॉन VP, है ना। क्या रेशियो हो जाएगा, VA अपॉन VP का रेशियो बनेगा। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया, वेरी गुड। तो देखिए यही था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इसको आप पढ़ते रहिए, जानते रहिए। अगर मुझे लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखवा देता हूं, लिख लीजिए। एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन, कंफ्यूज नहीं रहिए, सब लिख लीजिए। एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन लिख लो बेटा। रेफर्स टू जेनेटिक इफेक्ट्स where each allele at each of each of the many genes that codes for a trait has a small effect on the phenotype small effect on the phenotype, and the phenotype depends on the
डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ द इफेक्ट depends on the sum of the effects of all these with each allele contributing equally। ठीक है बेटा, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसको भी एक बार समझ लीजिए कि एडिटिव, वैसे तो बहुत आसान है, मैंने इसको समझा ही दिया था, पर फिर भी एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन। मान लीजिए कि कोई फिनोटाइप है, ये एक फिनोटाइप है, यानी एक फिनोटाइपिक इफेक्ट है। फिनोटाइप का मतलब फिनोटाइपिक इफेक्ट है, और यहां पे बहुत सारे जीन हैं, से जीन ए बी सी डी ई एफ। तो ए और बी मिलके कुछ प्रभाव दिखाएं, बहुत बड़ा प्रभाव दिखाएं, जिसकी वजह से फिनोटाइप में वेरिएशन दिखे। बजाय इसके यहां पर जितने भी जीन हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ जीन, मतलब सी भी, डी भी, ई भी, एफ भी, हो सकता है यहां पे जी भी हो, एच भी हो, यानी बहुत सारे जीन हैं और सभी कुछ न कुछ अपना योगदान दे रहे हैं, कुछ न कुछ अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर रहे हैं। और ये जितने भी जीन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सभी इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कोई कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, सभी योगदान दे रहे हैं और सभी इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ताकि इस फिनोटाइपिक वेरिएशन में कुछ चेंजेस देखने को मिले, यानी फिनोटाइपिक वेरिएशन देखने को मिले। तो क्योंकि बहुत सारे जीन इक्वल कंट्रीब्यूशन करके फिनोटाइपिक वेरिएशन ला रहे हैं, इसलिए इस तरह के वेरिएशन को हम एडिटिव यानी जुड़ा हुआ यानी इंटीग्रेटेड, है ना, एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो हेरिटेबिलिटी में आपको क्या कहते हैं, एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन का मतलब यही होता है। आई थिंक ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग हमेशा वेलकम है, पूछ सकते हैं। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।